हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने जनरल केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के दो क्लासेस कर लिए थे। थर्ड क्लास करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोगों ने मीथेन पढ़ लिया था। मीथेन के बारे में थोड़ी चीजें पढ़नी थी। आज हम बात करेंगे भोपाल गैस क्राइसिस। ठीक, जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी वो कौन सी गैस की वजह से हुई थी। तो फर्स्ट थिंग ये है कि ये भोपाल में हुई थी। ठीक है, कौन से ईयर में हुई थी ये भी पूछ लिया जाता है। 1984 एक फॉरेनर की कंपनी थी, उन्होंने यहाँ पे भोपाल में स्टेब्लिश की थी। और रात में क्या हुआ था, एक गैस लीक कर गई थी। ठीक, गैस लीकेज की वजह से हुआ था ये ट्रेजेडी, जिसमें ज्यादातर लोग क्या हुआ था, सोते ही मर गए थे। और जिस गैस का नाम था MIC गैस, या फिर उसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, सॉरी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये गैस भोपाल गैस ट्रेजेडी में लीक हुई थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों को इससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, और कब कौन सी ईयर में हुई थी, 1984 में हुई। फिर है नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़नी है, मैगी। मैगी के बारे में बताया जाता है कि मैगी में कुछ अमाउंट लेड के भी प्रेजेंट होते हैं। तो लेड या सीसा, ठीक है। तो मैगी में कुछ अमाउंट लेड और मरकरी का भी होता है। तो जो मैगी है वो कुछ हद तक टॉक्सिक इन नेचर होती है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है तो मैगी में क्या प्रेजेंट होता है। तो मैगी में क्या प्रेजेंट होता है, मैगी इट कंटेन इट कंटेन पार्टिकल्स ऑफ लेड एंड मरकरी। ठीक है, सीसा और पारा के कुछ एटम्स या पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, MSG भी प्रेजेंट होती है। इट कंटेन MSG। MSG क्या होती है, मैग्नीशियम, सॉरी, मोनो सोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, साथ में लेड और मरकरी के भी पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। It is toxic in nature if used in excess। ठीक है, ये टॉक्सिक इन नेचर हो सकती है अगर हम इसको डेली यूज करते हैं या ज्यादा यूज करते हैं। ठीक, तो पहली गैस ट्रेजेडी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। दूसरी क्या है, मैगी। मैगी क्या है, जिसमें लेड और मरकरी के कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं। इसमें MSG भी होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। और अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में खाई जाती है तो। ठीक है, और लेड और मरकरी के पार्टिकल्स क्या क्रिएट करते हैं, टॉक्सिक इन नेचर लिख लिया और यहाँ पे लिख लेना लेड एंड मरकरी। जो लेड और मरकरी है वो क्या क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा एक बीमारी जिसको कहते हैं मीना माता। कॉजेस डिजीज मीना माता। ठीक है, मीना माता जापान में
इस बीमारी के बारे में सबसे पहले पता चला था, इसलिए इसका नाम मीना माता रख दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ हेयरिंग होती है, मतलब सुनने में सुनाई कम देने लगता है, बोलने में दिक्कत होती है, हमारा ब्रेन इमेच्योर हो जाता है। तो कॉजेस प्रोड्यूस hearing produces hearing, speaking, hearing problem, speaking problem, and और क्या हो जाता है, immature development of brain। तो होप सो वहां तक दिख रहा हो, यहाँ पे लिखते हैं also causes immature brain development। जो हमारा ब्रेन होगा वो इमेच्योर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। जब पहले तो लोगों ने बना दिए प्रोडक्ट, फिर कुछ चीजें देखने को मिली तो उन लोगों ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने शुरू कर दिए। तो अभी क्या है कि बहुत सारा जब प्रोडक्ट बन गए, उसके बाद लोगों ने खाना शुरू किया तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें उन लोगों देखने को मिली। जो एक्सेस में खा रहे थे उनमें कुछ ना कुछ बीमारी देखने को मिली। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर और मरकरी लेड और मरकरी अगर हम डायरेक्टली इंटेक कर रहे हैं, उसका इंटेक माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह अगर हो रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में हमें हियरिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, हमको स्पीकिंग प्रॉब्लम होने लगेगी। तो लेड और मरकरी की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, स्पेशली मरकरी की वजह से। ठीक है, हमारा ब्रेन जो है वो इमेच्योर रह जाता है। किस और ये जो मीना माता है, स्पेशली मरकरी की वजह से डिजीज जो होती है वो जापान में सबसे पहले देखी गई थी। वहां पे इस पे स्टडी सबसे पहले हुई थी। ठीक है, और केरल में भी इसको मरकरी के पार्टिकल्स देखने को मिले थे, जहां पे हमारा पावर प्लांट है वहां पे। ठीक है, तो ये हो गई दो चीजें, होप सो लिख लिए होंगे, इसको रख करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे टोस्ट और ब्रेड में कौन से टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं और जो हमको नुकसानदायक हो सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग जो हम लोगों को पढ़नी है, ब्रेड एंड टोस्ट, जो हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं, ब्रेड और टोस्ट, इनमें भी क्या हो सकता है, टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक एलिमेंट मिलने के चांसेस होते हैं। में कंटेन टॉक्सिक एलिमेंट। ये चीजें जब बन रही होती तब इन एलिमेंट क्या कह सकते हैं, फूड मटेरियल में ये चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जब बनने के बाद उनमें रिएक्शंस होती हैं, या फिर रखने के बाद, या फिर जो भी फूड मटेरियल बना वो काफी टाइम के लिए पैक करके रखा रहा, तो उनके अंदर जो चीजें होती, जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, वो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब वो रिएक्ट कर जाते हैं तो उसका जो कंजम्पशन लोग रेगुलर कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, उनमें चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, या फिर ये जो बीमारियां हैं वो कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो मे कंटेन टॉक्सिक एलिमेंट। वो टॉक्सिक एलिमेंट क्या है, पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट। ठीक है, तो इसमें
पोटेशियम ब्रोमेट हो सकता है, जिसकी वजह से कार्सिनोजेनिक एलिमेंट होता है ये, जिसकी वजह से हमको कैंसर हो जाता है। इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। जरूरी नहीं है कैंसर हो, लेकिन चांसेस ऑफ कैंसर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ लग सकते हैं इट मे कॉज कैंसर। ठीक है, तो एक्सेस में हर चीज क्या होगी, डेंजरस हो सकती है। सीएनजी ऑटो जो होता है उसमें जो परसेंटेज होता है मीथेन का वो कितना हो। सीएनजी ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ये रिलीज कर रहे होते हैं परसेंटेज ऑफ मीथेन रिलीज। जो सीएनजी ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो जब क्या कर रहे हैं, सीएनजी यूज कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम क्या रिलीज कर रहे होते हैं, तो 95% मीथेन रिलीज कर रहे होते हैं, 95% मीथेन, इसलिए इसको क्लीन फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, सेकंड, अगर हम एलपीजी गैस यूज करते हैं, एलपीजी सिलेंडर, तो वहां क्या कौन कौन सी गैसेस होती हैं। ठीक है, तो सीएनजी ऑटोमोबाइल्स में जो गैस होती है वो 95% मीथेन होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलपीजी गैस। एलपीजी गैस सिलेंडर, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये लिक्विफाइड प्रोसेस्ड गैस, सॉरी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये हो गया सिलेंडर। इसमें कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं, इसमें 3 गैसेस हो सकती हैं। एक हो सकती है मीथेन, ठीक है, मीथेन हो सकती है इसमें। सेकंड हो सकती है प्रोपेन, प्रोपेन भी हो सकती है। थर्ड हो सकती है ब्यूटेन। ठीक है, थर्ड होगी ब्यूटेन। तो एलपीजी गैस में मीथेन हो सकती है, प्रोपेन हो सकती है, ब्यूटेन हो सकती है। ठीक है, कभी कभी 100% क्या होता है, प्रोपेन होती है, 100% प्रोपेन भी हो सकती है फर्स्ट। सेकंड क्या हो सकता है, कुछ अमाउंट प्रोपेन का होगा, कुछ अमाउंट ब्यूटेन का होगा, तो 60% प्रोपेन हो सकती है प्लस 40% ब्यूटेन हो सकती है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और 35% प्रोपेन 65% ब्यूटेन हो सकती है। 35% प्रोपेन प्लस 65% ब्यूटेन हो सकती है। ब्यूटेन मैक्सिमम अमाउंट सिलेंडर में होती है, इजीली लिक्विफाई हो जाती है क्योंकि, ठीक है, इसलिए जो आइडियल केस बोल लेते हैं या जनरली जो यूज कर दी जाती है, तो ब्यूटेन में क्या है, मैक्सिमम यूज करते हैं ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि ये इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिलेंडर या मैक्सिमम अमाउंट यूज, क्योंकि बिकॉज इजीली लिक्विफाइड। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल से इंजन में रिलीज बोलते, यूज बोलेंगे, और उसमें एक मिनट इसको चेक कर देते हैं मैंने रिलीज क्यों नहीं किया। तो जो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस होती है उसमें 95% मीथेन होती है, बाकी अदर गैसेस भी होती हैं। जब ये ऑटोमोबाइल्स यूज करेंगी
मीथेन का, तो वो क्या कर रही होती हैं, वो जो क्लीन गैस है एक तरह से, तो कुछ भी इससे पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा होता। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे, जो नेचुरल गैस है वो 95% मीथेन है। मीथेन को ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। ठीक है, मीथेन को एज अ एक्सप्लोजिव भी यूज करते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर वो भी लिखते हैं। तो सो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे मीथेन गैस को और क्या कहा जाता है। ठीक है, जो मीथेन है वो क्या है, ओडरलेस गैस है। मीथेन ओडरलेस है, मतलब गंध रहित है या गंधहीन है। मीथेन इज ओडरलेस। ठीक है, और इसको हम एज अ एक्सप्लोजिव भी यूज करते हैं। ठीक है, मीथेन इज यूज्ड एज एक्सप्लोजिव इन कोल माइन, कोयले की खानों में। ठीक है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है। मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है। और देखिए, मीथेन अगर ओडरलेस है तो एलपीजी में जो ये जो गैस है, जो भी एलपीजी में हमने यूज की, तो एलपीजी में अगर हमें पता चल जाए कि ये गैस लीकेज हो रही है और ये वाली गैस है केवल, तो हम लोग को पता ही नहीं चलती है कि गैस लीकेज हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन अगर हम गैस में ऐड कर लें इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन या इथायो इथेनॉल यूज करते हैं, तो हमको एलपीजी सिलेंडर की स्मेल आती है, एलपीजी गैस की स्मेल। तो लिख सकते हैं इथाइल 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 मरकैप्टन मरकैप्टन, या फिर क्या यूज करेंगे, थायो इथेनॉल, थायो इथेनॉल। दोनों में क्या होगा, सल्फर का परसेंटेज होगा। ठीक है, इनको मिक्स करके एंड मतलब दोनों का मिक्सचर होगा, एंड इथाइल मरकैप्टन एंड थायोइथेनॉल होता है, मिक्सचर फॉर्म होता है, यूज्ड फॉर स्मेल इन एलपीजी गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर में ये दोनों यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम गैस के लीकेज का डिटेक्शन बहुत जल्दी कर लेते हैं, हमको बहुत जल्दी स्मेल कर जाता है। ठीक है, और हाँ, ब्यूटेन जो है वो लाइटर में भी यूज होती है। ठीक है, तो ब्यूटेन जो हम लोगों को लाइटर में दिखता है ना, लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या होती है, ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है, ब्यूटेन इट इज यूज्ड इन लाइटर गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइट, सिगरेट के जो लाइटर आते हैं उनमें ब्यूटेन गैस यूज करी जाती है, ऐसा होता है। और अब तो बहुत सारे शेप के आने लगे हैं,
इधर ऐसे करो तो यहाँ से फ्लेम निकलती है और यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वहां पे लिक्विड का जो लिक्विड भरा हुआ होता है तो वो कौन सी होती है, ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इथीन की या इथाइलीन की। तो होप सो चीजें समझ में आ रही होंगी, और ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, होप सो नोट हो गया हो। इसको रब करते हैं। तो हम बात करेंगे इथीन की। ठीक है, इथीन बोलते हैं या फिर इथाइलीन बोलेंगे। ठीक है, और इथाइलीन। ठीक, इथीन या इथाइलीन फॉर्मूला क्या होगा, C2H4। ठीक है, इथीन या इथाइलीन जो है वो क्या है, एक प्लांट हार्मोन है। इट इज अ प्लांट हार्मोन। प्लांट में मिलता है ये हार्मोन की तरह। ठीक है, और ये हार्मोन किस फॉर्म में होगा, हार्मोन इज इन गैसियस फॉर्म। ये गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो जो प्लांट के अंदर ये हार्मोन है इथाइलीन या इथीन, ये गैसियस के फॉर्म में है। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, इट इज यूज्ड इन नेचुरल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, और ये गैसेस फॉर्म में होता है इसी की वजह से जो पेड़ों में फ्रूट की राइपनिंग होती है, मतलब फलों का पकना होता है, वो इसी गैस की वजह से हो रहा होता है। जब भी किसी हम फलों से फलों वाले गार्डन में या बाग बगीचों में जाते हैं तो वहां पे एक मीठी सी स्मेल आती है। वो स्मेल एक्सेस हो जाती है जब पौधे क्या हो रहे होते हैं, पक रहे पौधों के जो जो पेड़ होते हैं उनमें जो फल लगे होते हैं वो पक रहे होते हैं। तो ये स्मेल जो मीठी मीठी से स्मेल आती है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाती है। आप अमरूद के बगीचे में जाइए, आम के बगीचे में जाइए, सेब के बगीचे में जाइए, तो सब जगह ये स्मेल मिलेगी। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन इसको बनाता है। जो हाइड्रोकार्बन है वही है इथीन, और इथीन से ही हम क्या बनाते हैं, इथीन इथीन इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन भी जो हम लोग पॉलीबैग्स यूज करते हैं वो भी इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका पॉलीमर फॉर्म होता है। और ये पेट्रोल गैस और कोल गैस में भी मिलती है। ठीक है, तो यूज्ड और फाउंड इन कोल गैस, फाउंड इन कहाँ मिलेगी, कोल गैस पे, और कहाँ, पेट्रोल गैस। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनमें कुछ ऐसा जानना नहीं, इनका स्ट्रक्चर समझना नहीं है, बस
डायरेक्ट चीजें करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या है? C2H2 या इथाई, इसको क्या बोलेंगे? इथाइन बोलेंगे। ठीक है, इथाइन। ये कहाँ यूज हो रही होगी? ये यूज हो रही होगी वेल्डिंग में, यूज्ड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग किसी चीज को जोड़ना होगा, मेटल वाली चीज जोड़नी होगी, तो क्या कर रही होगी? जो एसिटाइलिन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे C2H2 साथ में O2 मिक्स होगी, तो यहाँ का जो टेम्परेचर हो जाएगा, ऑक्सी एसिटाइलिन गैस बनेगी। दोनों रिएक्ट करेंगी तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, तो 3500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाए। ऑक्सी एसिटाइलिन, ऑक्सी एसिटाइलिन। ठीक है, ऑक्सी एसिटाइलिन गैस बनाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी वेल्डिंग गैस है। जब ये दोनों एसिटाइलिन गैस और O2 कांटेक्ट में आएंगी तो इतना टेम्परेचर होगा और ऑक्सी एसिटाइलिन गैस बनेगी जो वेल्डिंग में काम आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए जो यूज करते हैं, जो हमारे वेंडर्स या फ्रूट सेलर जो होते हैं, कच्चे फल ले आते हैं और फिर उन फलों को पकाते हैं, तो वहां क्या यूज हो रहा होगा? वहां पे भी एसिटाइलिन यूज हो रहा होगा और साथ में कभी कभी कार्बाइड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्बाइड यूज करते हैं तो वहां पे भी एसिटाइलिन ही बन जाता है बाद में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर लिखते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग किससे की जाती है। अब तो बैन हो गई है एसिटाइलिन। ऑप्शन नोट हो गया होगा। आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग के लिए क्या यूज करेंगे? अभी बैन है ये। पहला, एसिटाइलिन। सेकेंड, कार्बाइड। ठीक है, ये क्या है? टॉक्सिक इन नेचर होता है, C2H2 CaC। नेक्स्ट हम बात करेंगे CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ड्राई आइस की तरह यूज होती है। तो ये पॉल्यूटेंट गैस नहीं है लेकिन ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, नॉट अ पॉल्यूटेंट बट अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारी ग्रीन हाउस गैस है, यूज इन रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट। कहाँ यूज हो रही है? यूज इन, एक तरह से रेस्पिरेशन नहीं कहेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस।
क्योंकि रेस्पिरेशन में तो ये जैसे हम कार्बन ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वैसे प्लांट भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इनका डे वाला प्रोसेस होता है, यूज इन फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने में, तो जो सांस लेना है वो तो बंद नहीं हो सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सांस लेना बंद नहीं कर सकते, तो इनहेलेशन, इनहेल जो कर रहे हैं ऑक्सीजन वो कर रहे होंगे, लेकिन जो इनका खाना जो बन रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, यूज इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दैट इज फूड मेकिंग और प्लांट में, फूड मेकिंग में ये CO2 गैस यूज हो रही होगी। लेकिन अगर कोई कह दे कि रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन में तो जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, वैसे ये लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोसेस होगा इनका फोटोसिंथेसिस में, तो ये CO2 यूज कर रहे होंगे, O2 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सोडा बॉटल्स में भी यूज की जाती है, यूज इन सोडा बॉटल, या सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, सॉफ्ट ड्रिंक में भी यूज करते हैं। जिसकी वजह से इसमें ब्रिस, या जब खोलते हैं तो फिस की आवाज आती है, जिसको ब्रिस्क इफरवेसेंस कहते हैं, सरसराहट की आवाज आती है, ग्रीन हाउस गैस होते हैं। इट इज CO2 हमारे खाने को फ्लफी बनाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे सोडा है, बेकिंग सोडा, तो वो क्या कर रहा होता है कि हमारे खाने में CO2 भर रहा होता है, ठीक है, CO2 रिलीज कर रहा होता है। तो लास्ट लाइन लिखते हैं इसमें, यूज्ड इन मेकिंग फूड मटेरियल फ्लफी, यूज्ड इन मेकिंग फूड मटेरियल फ्लफी। तो ये ना पूछ के डायरेक्ट पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा हम यूज करते हैं, बेकिंग सोडा जब हम यूज करते हैं या बेकिंग पाउडर हम यूज करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज हो रही होती है। तो जब CO2 गैस रिलीज हो रही होती है, तो जो हमारा फूड मटेरियल है, जैसे ब्रेड है या इडली है या ढोकला है, इन सब में क्या होता है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का कुछ पार्टिकल डाला जाता है, जिसकी वजह से CO2 रिलीज करती है। CO2 रिलीज करती है, तो जो हमारा फूड मटेरियल है वो स्पंजी या फ्लफी बन जाता है, ठीक है। वो ऐसे स्पंज की तरह या उसमें फाइबर की तरह हमको नेटवर्क लाइक दिखने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो CO2 की वजह से ही होता है, ठीक है। तो होप सो इसको लिख लिया होगा, इसको रब करते हैं। 10 सेकेंड और देते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो जितने भी फ्लफी या स्पंजी फूड होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं, जैसे केक है, ढोकला है, इडली है, और क्या, इडली, केक्स, ढोकला, और बहुत सारी चीजें हैं स्पंजी खाते हैं हम लोग, तो वहां सब में CO2 रिलीज कर रही होती है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, ये बायोगैस में भी मिलती है, बायोगैस में इसका परसेंट 35% सब, ठीक है, बायोगैस में 35% CO2 होता है। नेक्स्ट, इसको ड्राई आइस की तरह भी यूज करते हैं, यूज्ड एज ड्राई आइस, ये मतलब सॉलिड फॉर्म में ड्राई आइस होती है, ठीक है, इसको ड्राई आइस कहा जाता है या सॉलिड आइस कहा जाता है।
जिसका टेम्परेचर होता है -78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो मेल्ट नहीं करती है, इट डज नॉट मेल्ट बट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस। तो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, CO2 जो है हमारा एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, वर्क एज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो क्या करती है, मतलब अगर कहीं आग लगी हुई है तो CO2 पूरे एरिया को कवर कर लेगी, उस एरिया का कांटेक्ट ऑक्सीजन से एकदम से डिटैच कर देगी या कट ऑफ कर देगी। और जब जो जहां पे भी आग लगी हुई है या फिर जो भी फ्यूल है, फ्यूल से ऑक्सीजन का कनेक्शन या कांटेक्ट खत्म कर देगी, जिसकी वजह से CO2 जो है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज की जाए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और क्योंकि ये इसको एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज करते हैं और AC में भी यूज किया जाता है। ठीक है, यूज एज रेफ्रिजरेंट एंड कूलेंट इन AC। ठीक है, इसको कूलेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोगैस में भी यूज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस भी है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज होता है, रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज होता है, सब्लिमेशन हो रहा है, आइस से डायरेक्ट गैस बन रहा है, कूलेंट की तरह भी यूज हो रहा है, हमारे खाने में भी यूज हो रहा है, प्लांट्स में भी यूज हो रहा है। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो क्या कर रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, लाइट ले रहे हैं, वाटर एंड मिनरल जड़ों से ले रहे हैं, उसके बाद वे क्या कर रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं। तो ये 4-5 चीजें मिला के वो अपना खाना बना रहे हैं। ठीक है, खाना बना रहे हैं, इस प्रोसेस में O2 रिलीज हो रही है, लेकिन जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं साथ साथ में, उस प्रोसेस में CO2 रिलीज होगी। ठीक है, इसलिए रात में पौधों के नीचे नहीं सोते, क्योंकि रात के टाइम वो केवल रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, वहां पे CO2 रिलीज हो रही होती है, और दिन के टाइम में वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ O2 रिलीज होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको लिख लीजिए, और भी कुछ लिखना हो तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते। तो होप सो ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C। ये एक साइलेंट किलर गैस है, इसको साइलेंट किलर गैस भी बोलते हैं। ठीक है, ये साइलेंट किलर गैस है, सफोकेटिंग गैस है, जिसकी वजह से दम घुट के मौत हो जाती है। सफोकेटिंग गैस बहुत ही टॉक्सिक गैस है। ये ऑलमोस्ट 200 to 300 टाइम्स मोर सॉल्युबल है इन हमारे ब्लड।
200 to 300 टाइम्स, मतलब या तो 200 दिया होगा या 300 दिया होगा, इनके बीच का दिया होगा तो वो मान लिया जाएगा, टाइम्स मोर soluble in ब्लड, किससे 200-300 गुना ज्यादा सोल्यूबल है ब्लड में? ऑक्सीजन से। 10 ठीक है। तो इसलिए जब हम लोग बॉन फायर जलाते हैं या फिर अंगीठी या कुछ भी रूम हीटर रूम के अंदर जलाते हैं और खिड़की दरवाजे सारे बंद हो जाते हैं, कर लेते हैं सर्दियों के दिनों में, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत तेजी से कंज्यूम हो रही होती है हम लोगों के द्वारा भी, और वो हीटिंग मटेरियल के द्वारा भी, चाहे वो अंगीठी हो, चूल्हा हो, लकड़ी हो, किसी से भी बॉन फायर कर रहे होते हैं हम लोग, तो वहां क्या होता है, उसको हीट को या आग को ऑक्सीजन चाहिए होती है, हम लोगों को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो रूम में क्या होता है, एक गैस चैम्बर की तरह बन जाता है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से CO2 ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस कमी में कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जो हमारे ब्लड में हम रेस्पायर करते हैं, हम इनहेल करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की जगह उसमें कुछ पार्टिकल ऑक्सीजन के भी हो रहे होते हैं, ठीक है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे सराउंडिंग में बन गई तो वो बहुत तेजी से खून में घुलना शुरू हो जाती है। खून में घुलने से क्या होता है कि सफोकेटिंग, हम लोग सफोकेट फील करते हैं, हम लोग सोते ही रह जाते हैं, साइलेंट किलर गैस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं और उसमें कुछ, हाँ, इतना क्लोज रूम, क्लोज रूम में प्लस बॉन्ड फायर, बॉन्ड फायर अगर होगी तो ये बहुत तेजी से बनेगी। लिमिटेड O2 प्लस रिमेन इन रूम, लिमिटेड O2 रूम में होगी, सो CO will form rapidly and dissolve in blood 200 to 300 times faster than O2 causes death, ठीक है, जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अगर वेंटिलेशन, क्लोज रूम का मतलब विदाउट वेंटिलेशन, विदाउट, इसलिए घर का वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। कुछ भी हो, कैसा भी रूम हो, एक खिड़की दरवाजा हमेशा खुले रहने चाहिए। तो इसको नोट कर लीजिए। तो ह्यूमन ब्लड में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कोई गैस है तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ऑक्सीजन से भी 200 से 300 गुना ज्यादा तेजी से घुलती है, और हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ CO मिलके क्या बनता है, कार्बोक्सी मोनो होमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। क्या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारे ऑर्गन्स सही से काम करना बंद कर देते हैं। तो हीमोग्लोबिन Hb प्लस CO फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्या, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के क्या साथ मिलके क्या बनाती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे
क्लोरोफॉर्म की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और भी कुछ लिखना हो फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर हमारी बॉडी में सीओ जाने लगे तो जो सीओ है हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से कंज्यूम करता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में सीओ बहुत तेजी से घुलने लगता है, हमारे ब्लड में सीओ घुलने लगता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, धीरे धीरे क्या बहुत तेजी से, क्योंकि 200 से 300 टाइम्स फास्टर घुल रहा है, तो तेजी से डैमेज होने लगते हैं। और जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रही थी, वो अब नहीं हो रहा है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी तो हम उठ ही नहीं पाएंगे और वहीं डेथ हो जाएगी। तो होप्स ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, फ्लोरो फ्लोरो नहीं, क्लोरोफॉर्म की बात करनी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH, Cl3 अमोनिया सॉरी मीथेन के जब 3 कार्बन को रिप्लेस करके क्लोरीन आ जाता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। ये एज अ एनेस्थीसिया भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी में अब यूज नहीं करते, यूज एज, ठीक है, जिसमें बेहोशी के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अब यूज नहीं करते। इसको स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड इन कलर्ड या ब्राउन, कलर्ड और ब्राउन वाटर। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट करती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, ये भी टॉक्सिक होती है। ठीक है, stored in colored water plus tied with flour, tied with flour, उसके ऊपर कपड़ा स्पेल, ठीक है, बॉटल के ऊपर कपड़ा बांध दिया जाता है। अगर बॉटल हमारी ऐसी है, ब्राउन बॉटल है, ठीक है, ब्राउन बॉटल ब्लू बना ली है, इस पे इसको सील कर दिया जाता है बहुत अच्छे से, ऊपर से कपड़ा भी बांध दिया जाता है। इस बॉटल को पूरा यहाँ से फिल किया जाता है, इसमें कोई भी गैप नहीं रखा जाता, पूरी फिल करके रखी जाती है, क्योंकि जो अगर यहाँ पे गैप रख दिया जाएगा तो इस गैप में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी, जिससे ये रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस बना लेगी, जो बहुत ही क्या है, टॉक्सिक है। ठीक है, टॉक्सिक है, तुरंत हमारे लंग्स को बर्स्ट कर देगी, और जिसके हम अगर इनहेल करेंगे तो हम मर सकते हैं। तो हाँ, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो CHCl3 किससे रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, तो क्या बनेगी, लाइट की प्रेजेंस में, अगर क्लियर बॉटल है या कम वैसी डार्क बॉटल नहीं है, तो क्या होगा, लाइट उसको प्रॉपर मिल जाएगी और हमको मिल जाएगी CuCl2 फॉस्जीन गैस, और साथ में क्या मिल रहा होगा इसका, साथ में हमको HCl मिल रहा, ठीक है। और ये जो है फॉस्जीन गैस है, दैट इज फॉस्जीन गैस, टॉक्सिक इन नेचर। आप ठीक, बैलेंस कर लीजिए इसका, इसको इनहेल कर लेंगे तो तुरंत ही ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। तो हिटलर जो था, हिटलर को इतना क्रूअल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसने कुछ ऐसे काम किए बहुत अच्छे अच्छे,
उसने क्या किया था, हिटलर ने गैस चैम्बर बनाए थे। गैस चैम्बर में फॉस्जीन गैस रखी थी। गैस चैम्बर के अंदर CuCl2 गैस रखी थी और यहाँ पे ही लोगों को डाल देता था और वो आराम से चल देते। ठीक है, ठीक है, ये एज अ पनिशमेंट काम करता था। तो हिटलर ने भी इस गैस का यूज किया है। उस समय इतनी डेवलप हो चुकी केमिस्ट्री हम लोगों की। तो गैस चैम्बर बनाता था, फॉस्जीन गैस सप्लाई कर देता था एज अ पनिशमेंट। ठीक है, एनेस्थेटिक इंजेक्शन जो सर्जरी में यूज होते हैं वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि इसको एज अ एनेस्थीसिया, लेकिन बट नॉट फॉर सर्जरी, बट सर्जरी। तो जिस बॉडी पार्ट का ऑपरेशन या ऑपरेट कर रहे होते हैं, उस बॉडी पार्ट को ही बस एनेस्थेसिया दिया जाता है। उस बॉडी पार्ट में ही बस क्या रहेगा, सुन रहेगा, और बाकी आपका जो बॉडी है वो पूरे उसमें रहेगी, क्या कहते हैं, मतलब 60 to 70% होश में रहती है, बस आप उठ के चल लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। जो हम लोग एनेस्थीसिया यूज करते हैं सर्जरी में, उसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। अच्छे नोट हो गया हो, इसको रख करते हैं। तो ये इंट्रावेनस होती है। इंट्रावेनस मतलब नसों के द्वारा दी जाती है। एनेस्थेटिक या एनेस्थेसिया, यूज ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, इंट्रावेनस होती है मतलब नसों के थ्रू दी जाती है इंट्रावेनस। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या होगा, ईथर होगा। ईथर मेनली यूज करते हैं, टॉक्सिक नहीं होता है। प्रोपेफॉल होता है, प्रोपेफॉल, प्रोपोफॉल। और इसके साथ क्या हो सकता है, इसमें इसमें नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, एंडो नाइट्रस। ठीक, तो ये हो गया आज का टॉपिक कंप्लीट। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। अब 1 घंटे की प्रॉपर क्लास रहेंगी और जो भी चीजें हैं वो जल्दी कवर करी जाएंगी, और आप नेक्स्ट ईयर अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप रिवीजन भी कर सकते हैं। सीटेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए भी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ये जनरल वनडे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस को जरूर हमको बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।